अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आज की गपशप मेरे डॉक्टर सादिया मेरे साथ और मेरी प्यारी दोस्त। डॉक्टर समन खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, खुशामदीद एक दफ़ा दोबारा। इस प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं समन और मेरी मुश्तरका दिलचस्पी नफ्सियात में, नफ्सियाती बीमारियों में और पाकिस्तानी ड्रामों में और उर्दू ज़बान के साथ। और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ ये वक़्त थोड़ा-सा गुज़ारें और हम कुछ एक ड्रामे को लेकर उसमें से जो किरदार है जिसके पास नफ्सियाती कोई मसला है, उसको हम आपकी तरफ पेश करें और उसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो आज का जो हमारा ड्रामा है, वो है राज़ उल्फ़त। अभी बस गुज़श्ता दिनों में मेरे ख़्याल ख़त्म हुआ है समन, तो हम दोनों ने इसको बहुत पसंद किया और ये लिखा गया है माहा मालिक। माहा मालिक ने इस ड्रामे को लिखा है और डायरेक्टर हम साहब थे सिराज उल हक। तो जिस किरदार के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो एक सपोर्टिंग मतलब रोल था उनका इस ड्रामे में, जो मेन कैरेक्टर में से नहीं थे, लेकिन अ, हम हमें लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अदाकारी की है और जिस मर्ज़ के बारे में या जिस कंडीशन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये इस ड्रामे ने सामने वो चीज़ लाई है। तो समन, हम शुरू करें अपनी स्लाइड्स? जी, ज़रूर। तो ये पहली सीन है जिसमें हम इस किरदार से हम वाकिफ़ होते हैं। तो समन, आप कुछ कहना चाहोगी थोड़ा-सा नाज़रीन को बताने के लिए? हाँ, नहीं तो ये जो कैरेक्टर है ये मोहिनी है और इनको प्ले किया गया है सादिया के साथ जनान जिनान हुसैन। हुसैन। हाँ जी। तो ये जो है ये बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छी तरह इन्होंने इसकी अदाकारी की है और आज का जिस तरह सादिया ने कहा है हमने एक पर्टिकुलर इश्यू लिया है बनिस्बत ड्रामे को हम एज़ सच रिव्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस इश्यू को जो उन्होंने इस ड्रामे में हाइलाइट किया है, बहुत ही खूबसूरती तरीके से बहुत अच्छा। इसको उन्होंने इसके अंदर लिखा है इस कैरेक्टर को और उसकी इम्पोर्टेंस दी है जो हम जिसके बारे में अब डिस्कस कर हुँ। सकते हैं। हाँ, बहुत मुकम्मल तरीके से उन्होंने इस किरदार को दिखाया है। तो हम इधर देख सकते हैं कि ये एक लड़की होती है मोहिनी। तो ये सीन इस तरह होता है कि इसका भाई होता है इस्माइल, तो ये अभी घर आ ही दाखिल ही हुआ होता है कि वो भागती जाती है, बड़े शोर करती है, शोर मचाती है और कहती है कि ना मुझे मेरी आप गुड़ियों के लिए गुड़ियों के पता नहीं कपड़े नहीं लेकर आई, इस तरह कोई चीज़ होती है, खिलौने या कोई गुड़ियों के कोई कोई सामान होता है ना। तो दिखाया जाता है कि काफ़ी मतलब जवान लड़की होती है। कितनी उम्र होगी इसकी तकरीबन? मतलब दिखाया जाता है कि अर्ली 20s में 22 साल शायद। की तो होगी। हाँ, 22 साल की, वो अर्ली 20s में होगी। और हुँ। दिखाया जाता है कि लेकिन इसकी जो आदत है, पहली नज़र से मतलब पता चल जाता है कि इसकी जो मतलब जो इसका बिहेवियर है वो एक जो 22 ईयर ओल्ड का फ़र्ज़ करो जो होता है कि उस तरह का नहीं है, कि बहुत ये मतलब बच्चों बच्चों जैसे मतलब अपने भाई को तंग करती है, रोती है, धोती है, कहती है अब मेरी गुड़ियों के लिए नहीं लेकर आए सामान। और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इधर कि उसकी गुड़िया उधर बैठी है। तो इसके साथ एकदम घर में मतलब एक शोर मच जाता है और इसके इस्माइल के बेटा और बेटी उधर बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं स्कूल का। तो वो पूछते हैं, "पापा आप हमारे लिए लेकर आए? हमने आपसे कहा था कि हमारे लिए कुछ किताबें चाहिए थी या कुछ इस तरह का सामान।" तो ये भूल जाते हैं इस्माइल जो है ना। तो उनकी अम्मी कहती हैं, जो उनके इस्माइल की जो बीवी होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, अगर मोहिनी का कोई सामान होता तो वो याद रखते। लेकिन हमारी चीज़ें याद नहीं रखते हैं। मतलब इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो लड़की है मोहिनी, इसकी बहुत ज़्यादा इस घर में अहमियत है या एक बहुत ज़्यादा इसका रोल है घर में, ठीक है? अगर पूरा जो ख़ानदान है इसके इर्द-गिर्द जो है मतलब कि एक तरह से घूम रहा होता है। और फ़ौरन पता चल जाता है कि इसके साथ कोई मतलब कि कोई मसला है, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें? ठीक है, तो इस स्लाइड में ये होता है कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी परेशान लग रही है, चीख रही है, अपनी गुड़िया को पकड़ा हुआ है। तो इसमें ये हो रहा होता है कि इसकी जो भाभी होती हैं वो ठीक नहीं होती, तो कोई आके उनका खून ले रहा होता है टेस्ट के लिए ना। तो ये देखती है और बहुत परेशान हो जाती है, चीखती है और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जो उनसे वो ब्लड्स ले रहे होते हैं, उनको मारना शुरू कर देती हैं।
तो फिर इनके जो भाई होते हैं इनको लेते हैं, इनको संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो किरदार है इधर पीछे जो शर्ट में, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन ये बहुत बुरे किस्म का मतलब कि इन्होंने किरदार अदा किया इधर। ये मोहल्ले में ही रहते हैं इनके ना, और कोई इनका डॉक्टर असिस्टेंट कंपाउंडर जिसे कहते हैं ना, वो उसका हाँ काम करते हैं। तो जो हाँ छोटी मोटी मसले होते हैं मेडिकल इस मोहल्ले में ये डील करते हैं, तो जो भी कुछ होता है तो इनको बुला लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है कि ये जो होता है आदमी, ये इसके ऊपर जो मोहिनी है इसके ऊपर बुरी नजर रखता है, ठीक है ना, कि कई मर्तबा हम देखेंगे ड्रामे में कि ये इसकी कोशिश होती है कि मैं इसके पास चला जो मैं गा रहा हूँ, घर आ जाता है जब मतलब कि और नहीं होते कोई भाई बहन, इसके भाई भाभी नहीं होते, और इसको कई दफा अपने घर भी ले जाता है। तो इसकी बुरी नजर होती है। और ये एक चीज है जो हम भी हाईलाइट करना चाह रहे थे समन, कि जो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जो बज़ाहिर तो लगता है कि वो मतलब जवान है। जवान है, बड़े मतलब के एडल्ट्स हैं, लेकिन उनका जो ज़हन होता है वो उस मकाम पर नहीं होता है, कि वो उनकी जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो बहुत कम उम्र होती है, ठीक है ना। तो इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना, जो है जो ये जो सलाहियत नहीं रखते, ये इस तरह जो इस चीज की कंडीशन जिनके पास होती है कि वो उनके समझने चीजें समझने करते वो सलाहियत नहीं होती, उनको सोचने की वो सलाहियत नहीं होती, और फिर अपने बिहेवियर में, अपनी बातचीत में वो कुव्वत नहीं रखते कि वो मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह वो कर सकें। तो इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो हमें यही लगता है कि वैसे इन्होंने कहा नहीं ड्रामे में, लेकिन हमें बिल्कुल ये लगा कि इस लड़की को लर्निंग डिसेबिलिटी ही है, और इन्होंने बहुत मुख्तलिफ इसकी जो लम्हात होती हैं वो दिखाई हैं। तो ये एक हम चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे थे, जो ड्रामे में बहुत जल्द मतलब कि ड्रामे के आगाज में ये चीज़ उन्होंने दिखाई कि ये निशाना, ये जो लड़की होती है ये इस आदमी के लिए एक निशाना होती है, कि उसकी कोशिश होती है कि उसको पता है कि ये जो है ये जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में वनरेबल, कि उसे पता है कि इसको ना मैं आसानी से उसको लगता है कि मैं आसानी से इसको अपनी मतलब गिरा में ले सकता हूँ और जबरदस्ती कर किसी को सकता हूँ। पता भी नहीं चलेगा, इसलिए कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी ना, लोगों को बता नहीं हाँ पाएगी कि क्या हो सही है। रहा है। हाँ, तो मेरे ख्याल अगली सीन में फिर यही हाँ दिखाया जाता है। हाँ, तो ये एक दिन इसके घर आता है, तो इस वक्त नहीं होता कोई घर में नहीं होता, तो आके इसे कहता है कि ना मैं तुम्हारे लिए चीजें लेकर आऊँ, बल्कि लेकर भी आता है इसके लिए अभी चॉकलेट्स वगैरह। तो कहता है कि तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें और भी चीजें दूंगा, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैं आया था, ठीक है ना। तो उसको समझ नहीं होती मोहिनी को, तो वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो दिखाई जाती है समन के, ये अक्सर अपने घर से बाहर चली जाती है, ठीक है ना, भाग जाती है हमने घर। इसके ये दिखाया कि उसको समझ में नहीं है इस बात की कि घर में रहना चाहिए, तो इसको कोई भी चीज़ एकदम से कुछ भी ना इम्पल्सिवली बाहर चली जाती है, किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत हो या इसको किसी का दिल चाह रहा हो, बगैर किसी को बताए हुए बाहर निकल जाती है। तो और ये ये भी भी बहुत दिखाया, और भी चीज़ें वो करती है, एक ये भी दिखाया कि वो छत पे भी जाना पसंद करती है। हाँ। अगेन उसको इस खतरे का एहसास नहीं होता है। तो अपने आप को बहुत रिस्की से मतलब के हालात में डाल देती है ना। तो इधर हम्म, दिखाया जा रहा है कि बाहर आती है, बस गुड़िया को हर वक्त ये लिए रखती है ना अपने साथ, तो ये बच्चों को इधर कह रही होती है देखो मेरे पास गुड़िया तुम्हारे पास नहीं है, और वो जो साहब होते हैं वो पीछे आ रहे होते हैं मोटर बाइक पर। इस वक्त इसकी भाभी को पता नहीं होता कि ये बाग घर पर नहीं है, तो वो आके फिर थोड़ी देर में इसको ले जाती है। आई थिंक एक बिट में फिर वो अपने घर भी उसको ले जाता है, उसको टॉफियों को और हाँ चूड़ियाँ उसको पसंद होती हैं, कहते हैं मैं तुम्हें चूड़ियाँ भी हाँ। दिलाऊंगा, और तो अपने ये घर ले जाता तो ये उसके घर की है ना, ये जो स्लाइड है। तो है। आ, हाँ, आपने कहा कि चूड़ियां दे रहा होता है, मैं कहा परांदे भी, उसने मैं कहा परांदा भी पकड़ा हुआ है। हम्म, तो तो इसको कोशिश उसको अपनी तरफ मायल कर रहा होता है, कि ना कोशिश कर रहा होता है कि इसके और मतलब के ना मतलब अम, करीब चला जाऊं। तो इधर भी ये होता है कि बस इसकी कोशिश यही होती है कि मैं बुरा इरादा ही होता है इसका, लेकिन फिर दरवाजे पर कोई आ जाता है मेरा ख्याल इस वक्त, कि वो कामयाब नहीं होता। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल थोड़े से अरसे बाद की ये सीन है।
तो इसमें ये होता है कहानी में कि जो इस्माइल की जो पहली बीवी होती है वो बीमार होती है और फिर वो इंतकाल कर जाती है ना। तो ये उसकी फौदगी के वक्त का सीन है कि ये दिखाया जा रहा है कि एक और लड़की होती है जो कि मुश्क जो होती है, और इसको यमुना जैदी ने यमुना जैदी ने इनका किरदार किया है। तो वो उनके घर होती है और ये भाग जाती है दोबारा, तो इसके पीछे जाती है जो मुश्क होती है, और ये इसका हाथ में उसको मतलब कि उसको चुभाना तो नहीं, लेकिन शी बाइट्स है। फाइट करती है। हाँ, बाइट करती है ना, तो वो एकदम से देखा नजर आ रहा होगा कि ना वो एकदम से चौंक जाती है, परेशान हो जाती है जो मुश्क जो होती है। तो फिर अगले स्लाइड में फिर इनके जो भाई हैं वो समझाते हैं मुश्क को कि ये जो मोहिनी है कि जब परेशान होती है तो इस तरह की हरकतें करती हैं, कि मतलब दूसरों को बाइट करती हैं या मारती हैं या इस तरह की ना चीजें। तो ये अगेन समन जो लर्निंग डिसेबिलिटी में हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे या बड़े जिनके पास ये कंडीशन होती है, तो वो जब परेशान होते हैं तो वो अक्सर इस तरह की चीजें जिसमें करते हम हैं। चैलेंजिंग बिहेवियर्स कहते हैं। हम्म, वो नॉर्मली अपने आप को, जाहिर है उनका कम्युनिकेशन पुअर होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने इन बिहेवियर से कम्युनिकेट करते हैं कि हम खुश नहीं है किसी भी बात से। तो बिल्कुल। इसका ये दिखाया है कि टिपिकली ना कि वो बाइट हम्म, भी करती है, वो चीखती भी है, वो इतना अपसेट होती है। और इसका जरूरी नहीं होता कि मतलब कि जैसे लोग समझने से वो भी परेशान हो जाती, किसने क्या किया मुझे, इसने क्या किया। तो इसका ये नहीं होता कि मैं दूसरों को तकलीफ दूं, मतलब कि लाजमी नहीं कि वो ये सोचे कि मैं दूसरों को तकलीफ देना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा कि वो खुद उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इस अपने जो जज्बात है उसको कैसे मैं हैंडल करूँ, ठीक है ना। लेकिन अक्सर लोग ऐसे समझते हैं कि वो इन्होंने देखे जान के ये कर रहे हैं। हाँ, बदमाशी लेकिन की हालांकि उनका ऑब्वियसली उन जान के तो वो नहीं करते हैं। लेकिन जो लोगों का परसेप्शन जो होता है वो कई दफा ये होता है कि ये हाँ, जैसे बहुत लोग ये समझते हैं ना कि इंसान तो बड़ा है, तो वो उनकी हाँ। एक्सपेक्टेशंस इतनी वो समझ नहीं पाते हैं कि हम्म इतने साल हो गए इनको, इतनी तो समझ हो जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों की डेवलपमेंट अरेस्टेड होती है, तो वो इतना अपने आप को उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते या प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकते जैसा कि आम लोग कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल की जो फंक्शनिंग होती है बच्चों की जैसी ही होती है, ठीक है ना। और हाँ, नहीं, डिपेंड एग्जैक्टली करता इसी है कि तरह हमको उसको कंसेप्शुअलाइज भी हम इसी तरह करना चाहिए कि अगर हम्म कोई 3-4 साल का बच्चा है, वो किस तरह रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में। हम्म तो उनका रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह कि उस और हम्म हर ऑब्वियसली लर्निंग डिसेबिलिटी के हम आगे भी और बात करेंगे इस बारे में, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम्म। लेकिन इसके हाँ सही है, बाद बाद में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहोगी समन? हाँ, नहीं एग्जैक्ट, वो अब उसको ये पता है कि उसके भाई की शादी हो रही है, तो वो ये दिखाया कि बिल्कुल बच्चों की तरह ना एक्साइटेड हो रही है, और वो ये हरकतें करेंगी, दुपट्टा ओढ़ना कि मैं भी दुल्हन बनूंगी, दुल्हन आएगी। तो हम्म अगेन वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक जो इसका जो वो है ना बिहेवियर, वो दिखा रहे हैं। हम्म। अगेन वेरी वेल डिपिक्टेड। तो ये होती हैं जिनसे जिनसे उनकी शादी मतलब के एक्चुअली ये तय दुपट्टा इसी का होता है ना, ये हाँ दुपट्टा इनको इसको इसकी जो होने वाली बीवी है इस्माइल की, उसको उसका हाँ उसका दुपट्टा उसकी होता है जो ट्राई आउट कर रही होती है। हाँ उसकी शादी का होता है जोड़ा। तो वो किसी वजह से बाहर चली जाती है कमरे से ना, तो वो आती है तो देखती है कि उसने वो फट चुका होता है, तो गुस्से में होती है, तो बल्कि इसको मारती भी है इधर। तो वो एकदम फिर वो खुद एकदम सहम जाती है जो मोहिनी जो होती है। फिर जो एक खातून होती है काफी समझदार सी खातून होती हैं, तो वो उसको संभालती है। अगले स्लाइड में मेरे ख्याल वो हाँ ये फिर जो है ये इसको संभालती है। वो काफी ये फिर खुद परेशान हो जाती है कि मुझे उसने मारा ना, मतलब कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या कैसा कर दिया। मतलब नहीं, उसको पता तो होता है एक्चुअली कि उसने उसको खराब कर दिया, लेकिन वो अंदाजा नहीं होता कि उसको मार भी पड़ेगी इसलिए ना, क्योंकि उसके घर में खुद अपने घर में उसको बहुत प्यार मिला होता है अपने भाई से, अपनी भाभी से। तो वो तो सारे समझते हैं इसकी मतलब मुश्किलात को, लेकिन बाकी जो नए लोग होते हैं उनको मुश्किल होती है ये समझने में। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी यही दिखाया जा रहा है कि ये शादी का दिन होता है तो ये बड़ी एक्साइटेड होती है। तो कभी इधर भाग रही होती है, उधर भाग रही होती है, जैसे आपने कहा काफी इम्पल्सिव होती है ना।
तो फिर एकदम ये फूलों का पता नहीं ट्रे होती है तो वो गिरा देती है, फिर बल्कि इसके भाई इसको डांटते भी हैं इधर। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा ख्याल, अच्छा ये भी ये दिखाया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है क्योंकि एक्चुअली इनकी जो इस्माइल की ये शादी फिर मुश्क से होती है, मतलब कहानी जो वो तो मेन एक स्टोरी है ना, तो बिल आखिर उसकी शादी मुश्क से होती है, तो दिखाया जा रहा है क्योंकि वलीमे पर भी ये बाग आती है और ये साहब दोबारा उसको मिल पड़ते हैं, जब भी ये बाहर निकलती है आगे मतलब मौजूद होते हैं। तो अगेन बस ये दिखाया जा रहा है कि ये इसकी ये बहुत टेंडेंसी है ये करने की, ये बहुत रिस्की है इसके लिए, मतलब कि फिजिकली भी कि एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता ना हो जाए, लेकिन इस तरह के और लोगों साथ ही से आई भी। थिंक एक सीन में ये भी दिखाया है कि शुरू में ना कि वो भागती है, वो गाड़ी की नीचे भी आ जाती है एक दफा, अच्छा। हॉस्पिटल में आ जाती है। मतलब उसको समझ नहीं होती रोड सेफ्टी की, हाँ, रोड मतलब सेंस। 3 चीजों की कोई समझ नहीं होती इसको, ये भी नहीं पता कि आदमी से भी मुझे खतरा है, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये जो ऐसे लोग होते हैं ना जो प्रेडिटरी होते हैं जिसको हम कहते हैं, कि वो हर मौका तलाश करते हैं कि ऐसे लोग जो वनरेबल हैं उनको वो किस तरह टारगेट कर सकें। बिल्कुल। और ये फिर हाँ वलीमे पर जब होती है, बल्कि एक और सीन था शायद हमने दिखाया नहीं इधर, लेकिन वो बैठी होती है दुल्हन बन के, तो उसको बार बार छेड़ रही होती है, तो ना ये बल्कि जो मुश्क होती है गुस्से में आके उठ के स्टेज से चली भाग जाती है कि मुझे बहुत तंग कर रही है, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि उसको हाथ लगा रही है, बार बार तंग कर रही है। और फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें दोबारा से देखें जैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं, मतलब और बल्कि फिर इसके इनके आपस में बातचीत होती है, फिर आप तालियां भी बजाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो होती है मुश्क, आप आपके मतलब इनकी चेहरे से ही अंदाजा हो रहा होगा कि खुश नहीं होती है शादी से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर काफी परेशान होती है, बल्कि एक सीन होता है जिसमें कह रही होती है ना अपनी अम्मी को, इससे पहले कि इसकी शादी के इधर तय इस्माइल से तय होने से पहले ना, बल्कि तय भी नहीं होती, लेकिन एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो कहती है कि कैसी ये, मुझे तो डर लगता है, यही कहती है मैं, मुझे डर लगता है इस लड़की से, हाँ कि और कौन इससे शादी करेगा, कि मतलब वो समझती, उसको समझ नहीं होती ना कि क्या है। तो अक्सर हमारे माशरे में ऐसे ही होता है कि लोग नहीं समझते ना, तो फिर वो खौफजदा रहते हैं और समझने की फिर मतलब के और दिल की इख्तियार करते हैं ना उसको उस सिचुएशन को और हैंडल करने उन्होंने वो के लिए। बिहेवियर भी देखा होता है ना, जैसा कि उसने उसको बाइट किया होता है, तो वो ऑलरेडी एक डर वो होता है ना कि हमें हाँ डर लग रहा है ऐसे लोगों से। हम्म। तो हाँ, तो ये इसकी वलीमे का दिन होता है, तो पहले परेशान होती है, फिर और ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है। बहरहाल फिर उसको आखिर में थोड़ा सा इसको प्यार भी देती है, कहती है कि ठीक है तो मेरी बात सुनो, तो मैं कल को तुम्हें अपने झुमके दूंगी। फिर दोबारा मेरे ख्याल ये सीन आ गया जहाँ पर ये आदमी होता है, और इस वक्त एक्चुअली इसकी पूरी कोशिश होती है कि मतलब जबरदस्ती करे, और अच्छा इधर जो होता है ना दिखाया जाता है कि मोहिनी जो है, जब वो ज्यादा ही मतलब उसको छूने की कोशिश करता है, तो वो दिखाया जाता है कि उसको समझ तो नहीं पूरी तरह रही होती कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको उलझन होती है, उसे कहती है कि ना मुझे हाथ लगाओ, दूर हो जाओ ना, तो उसको समझ पूरी तरह समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उसको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होता है कि क्या है, क्या हो रहा है। बहरहाल फिर बच जाती है, मतलब कोई दरवाजे पर आ जाता है, बच जाती है। तो इसके बाद जो है मुझको भी समझ आ जाती है कि इसको मतलब काफी इसकी मुझे ख्याल रखना है इसका, इसको बहुत सुपरविजन करनी है, मतलब कि इसको जरूरत है। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये बाहर बैठी हुई हैं, तो मुश्क से बात करिए तो वो एकदम से छुरी जो है ऐसे मतलब अपने हाथों में ऐसे ऐसे कर रही है, फिर इसके लग भी जाती है मुश्किल ना, ये मतलब उसको अंदाजा ही नहीं होता, ये चीज दिखाई जा रही है कि उसको अंदाजा ही नहीं होता कि ये जो मतलब कि ये चीजें इसमें खतरा होता है। तो दिस इज रियली लवली, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है सीन, कि इसमें दिखाया जाता है कि जो मुश्क है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसको मतलब इसकी इसको मोहब्बत देती है, इसको तवज्जो देती है, कोशिश करती है कि मतलब ये ना इसको सपोर्ट करे। तो अगली साइड में समन शायद हमारे पास वो है सीन, हाँ तो फिर ये कहती है इस्माइल को कि हम इसका इलाज क्यों नहीं करवाते, तो वो कहता है कि अच्छा इसका हमने इलाज शुरू करवाया था, लेकिन फिर उनकी जो पहली बीवी होती है वो बीमार हो जाती है, फिर
वो छोड़ देते हैं, तो फिर मुश्क कहती है नहीं इसको तो हम दोबारा लेकर जाएंगे। तो भाई ये एक ही सीन है जहाँ ये दिखाया जाता है कि ये डॉक्टर के पास बैठी है। अब हम आपस में हम सोच रही थी कौन सा डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन तो खैर नहीं होगा अब, लेकिन क्या फिजिशियन है या साइकियाट्रिस्ट है, ये क्या है। बहरहाल इसको यही दिखाया जाता है कि वो इनसे कहता है कि आप कुछ लिख कर मुझे दिखाओ, तो ये लिखती है, पर लिख नहीं सकती और गुस्से में आके फिर वो फेंक देती है ना। तो फिर अगेन मुश्क जो होती है उसकी मदद करती है, उसको संभालती है और उसको मतलब प्यार से समझाती है। और ये और भी फिर दिखाया पे आखिर में ना वो लिखना शुरू कर देती है, अपना नाम लिख पाती है। तो ये दिखाया कि मोहब्बत और तवज्जो के साथ और सब्र के साथ ये बच्चे ये लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पिक कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है। बिल्कुल, that was really nice कि बहुत अच्छी मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह दिखाया है कि मतलब कि बेशक मुश्किलात है लेकिन फिर भी ये तरक्की कर सकते हैं, मतलब कि है ना प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये भी आखिरी किस्त की ये एक सीन का एक सीन है कि जैसे समन ने बताया कि मोहिनी बार-बार छत पर जाती है और उसे कहा जाता है कि आप नहीं जा सकती हो, लेकिन ये इस वक़्त सब अपने बिज़ी होते हैं और ये ऊपर जाके फिर गिर जाती है, चोट लग जाती है इससे ना। तो अच्छा आप समन आप कह रही थी आपको कुछ और बात भी याद आई थी कि जब पहले भी कहीं ड्रामे में ये ज़िक्र हो रहा था कि ये छत पर जाती तो इस्माइल ने कुछ कहा था मुश्क से। हाँ, नहीं मुझे याद पड़ता है इस्माइल ने ये कहा था कि हम इसको ना चेन कर देते हैं ताकि ऊपर छत पे ना जाए। अगेन यू नो ये एक हमारे नज़रिया में तो ये एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है कि आप किसी को इस तरह चेंज करें। अगर आप किसी इमेजिन करें कि 3-4 साल का बच्चा जो है उसको भी इससे डेंजर अवेयरनेस तो नहीं होती, आप उसको छत पे तो नहीं जाने देंगे ना, तो एक आपकी एक सुपरविजन होती है ना एक लेवल उस चीज़ का। तो इसलिए हम इस मोहिनी को भी इसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि विद सुपरविजन शी वुडंट हैव गॉन देयर, लेकिन ऑब्वियसली जो ड्रामे के सर्कमस्टांसेस में था कि वो थोड़ी देर के लिए लोगों की आंखों से ओझल हो गई थी, वो चली जाती है ऊपर। हुँ। मतलब कि आखिरी किस्त लेकिन तक फॉर नहीं सम दिखाया गया। दे डिडंट एक्चुअली शो इट। सॉरी? नहीं, यू राइट हाँ, नहीं दिखाया था। लेकिन ये भी बिल्कुल आखिरी किस्त की ये का एक सीन है, तो इसमें यही दिखाया जाता है कि जो रिस्क है वो उसके साथ-साथ है। ठीक है ना कि मतलब उनको बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगा था कि मतलब दिखाया जाता है कि मुश्क के साथ उसका जो उसके जो ताल्लुक हैं कितने मतलब कि कितने अच्छे होते हैं और ये मतलब कि वो प्रोग्रेस भी मतलब शी मेक्स प्रोग्रेस विथ हर राइटिंग एज़ वेल। तो मेरा ख़्याल है कि ये शायद हमारी आखिरी स्लाइड है शायद। हाँ, तो हाँ, नहीं आखिरी थी। हाँ, आप इसको फिर आप करना चाह रही हो वो शैल आई स्टॉप? हाँ, स्टॉप कर दो। ठीक है। वो क्योंकि कुछ हमारे नाज़रीन ने हमें फीडबैक दी थी कि वो चाह रहे हैं हमारे हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखें। तो हमने सोचा कि आज हम थोड़ा-सा आखिर में अपने आप को ज़रा बड़ा कर देते हैं। मेरे ख़्याल समन फ्रीज़ हो गई हैं। आप ठीक हो? आई थिंक सो ओके। तुम भी ओह! मगर कनेक्शंस अनस्टेबल है। समन? हाँ अब जी, ठीक है? अब ठीक है, चलिए ठीक है। चलें मतलब कि इस ड्रामे में मुझे लगा कि हालाँकि ये बहुत इसका साइड रोल था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से, है ना? तो अगर हम इस हाँ, नहीं अगर डेफिनिटली मैं हाँ जी, बताएँ? एक तो ये रिफ्लेक्ट किया ना कि उसका जो डेवलपमेंटली वो एक छोटे बच्चे की तरह है। आई थिंक प्रॉब्ली हुँ, 4-5 इयर्स ओल्ड के हुँ, लेवल पे वो फंक्शन कर रही है। हाँ, तो फिर और सारी जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, सॉरी सादिया मैं तुम्हें काट नो, रही हूँ, नो, नो, इट्स बोलो। ओके। नो, नो। तो हम यही कहना चाह रहे थे पहले ना कि वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, वो एक्चुअली यही चीज़ होती है कि आपकी जो सोचने, समझने की और बिहेव करने की जो सलाहियत होती है, वो आपकी उम्र के मुताबिक नहीं होती, आपके बच्चों जैसी होती है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं इसके, है ना?
तो जो हम जैसे हमने जो समझा मोनी को देखकर वो ये था कि ये मॉडरेट लेवल, जैसे हम कहते हैं मॉडरेट लर्निंग डिसेबिलिटी है, कि मतलब छोटे बच्चे जैसी इसकी जो है आदतें उस तरह की हैं। लेकिन इसमें माइल्ड भी होती है, माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी की, जो कि होती है कि जो अच्छा अक्सर पता भी नहीं चलता फौरन, ठीक है ना, लेकिन अगर कुछ वक्त आप गुजारें लोगों के साथ, आपको पता चल जाएगा कि वो भी कुछ चीजों में वो मतलब अपने मतलब सही तरह से नहीं वो बिहेव करेंगे, क्योंकि समझ वो नहीं होगी, या वो उल्टी सीधी बात कर देंगे या कोई चीज ऐसी कर देंगे जो उनको बाहर मतलब दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज जो है ये फिर माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है कि इनके एक कॉग्निटिव अच्छा असेसमेंट जो होती है उसके मुताबिक पता चलता है कि कौन से लेवल पर वो फंक्शन कर रहे हैं ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको कवर कर लें कि माइल्ड, मॉडरेट और फिर सीवियर भी होता है, ठीक है ना, जो होता है कि बिल्कुल बहुत छोटे बेबी की तरह मतलब इन्फेंट की तरह जो होता है उस तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें ये भी आ जाता है जो लोग बोल नहीं सकते, जैसे हम देख सकते हैं मोहिनी तो बातचीत भी करती, देख तो नहीं सकते लेकिन बातचीत भी करती है काफी, लेकिन ये कि बड़ों की तरह नहीं। लेकिन जो सीवियर में होता है उनके उनमें तो ये होगा कि वो बातचीत भी सही तरह से नहीं कर सकते, बल्कि कहीं वो मॉडरेट लेवल में भी नहीं कर सकते सही तरह से ना। और फिर एक आगे होता है प्रोफाउंड, जो कहते हैं जो बिल्कुल ही मतलब के समझें कि नॉन वर्बल ऑलमोस्ट। नॉन वर्बल, यस, कि बिल्कुल नहीं बात कर सकते, अक्सर हिल भी नहीं सकते होंगे क्योंकि और भी मसले उनके होंगे, और उनको फुल टाइम केयर चाहिए होती है ना। तो ये भी हाँ, एक हाँ, तो ये लेवल्स होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के ना। यूजुअली सिवियर और प्रोफाउंड में आप अक्सर ये भी देखते हैं कि उनको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होती हैं वही along with their kind of arrested mental development. और हम जिस तरह की सादी कही थी, हम उसको इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं आईक्यू टेस्टिंग ना, जो कॉग्निटिव असेसमेंट जो सादी ने कहा था, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड में। आई थिंक हमें प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉबेबली जो हमारे काम में हम देखते हैं वो माइल्ड और मॉडरेट होता है ना। ये मॉडरेट टू सीवियर भी होता है, डिपेंड करता है अब कहाँ पर है ना, कौन सी सर्विसेज किस तरह सेटअप की जाती हैं। तो क्योंकि इनमें ये चीज होती है कि इनमें अच्छा समन एक बात हम और कहते चलें कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बुनियादी तौर पर ये एक मेंटल इलनेस नहीं है, ठीक है ना, एक कंडीशन है, लेकिन इसमें ये कि इम्कान ज्यादा होते हैं मेंटल और मजीद मतलब मेंटल इलनेस के, ठीक है ना। तो हाँ, अक्सर और जिसे हम कहते हैं कि कोमोर्बिडिटी, ठीक है ना, कि एक बीमारी हो तो और ज्यादा इम्कान होते हैं कि दूसरी तीसरी भी हो। तो इनमें चीजें आ जाती हैं जैसे कि ऑटिज्म, एडीएचडी जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो, और भी चीजें इसमें होती हैं। और जैसे आपने जनरली हम यही देखते हैं ना कि देयर आर एक्चुअली इंक्रीज रेट ऑफ मेंटल इलनेस अमंग लर्निंग डिसेबिलिटी के या या पेशेंट्स होते हैं। अक्सर इनकी जो होती हैं एंजाइटी काफी होती है, डिप्रेशन भी हो जाती है, साइकोसिस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स और मतलब प्रेजेंटेशन हो हाँ, सकती हैं इनकी। और ये भी ज़रूरी है पता होना कि जो मेंटल इलनेसेस हैं वो ऐसी लोगों में दूसरे तरीके से कम्युनिकेट होती हैं, वैसे नहीं जैसे कि आम लोगों में होती हैं। उनका बिल्कुल एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। बिल्कुल। और इसमें भी वो चीज आ जाती है जो हमने पहले कही थी कि जो उनकी आम रूटीन से जरा हट के जो चीज आपको नजर आए, कि वो इस बात का इशारा है कि कोई मतलब कोई मसला है, ठीक है ना। और अक्सर ऐसे होता है कि इनके क्योंकि फिजिकल नीड्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स वो भी काफी होते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, स्लीप डिफिकल्टीज हो गई, और भी मसले होते हैं। लेकिन ये चीज हमें पता है कि जब कोई फिजिकल भी मसला होता है इनके साथ तो वो उनके बिहेवियर में पता चलता है, तो पहले उसको एड्रेस करना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा अगर वो चीज नहीं है तो इनके फिर बाकी जो इनका मूड है या एंजाइटी और चीजें किस तरह मतलब कि उनमें मसला है, फिर इस तरह पता चलता है ना। तो जरा ज्यादा असेसमेंट चाहिए होती है मेरा ख्याल इनमें, वो बता नहीं हम ये सकते ना। देखते हैं कि उनके जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं वो प्रॉब्ली इंक्रीज करते हैं ऐसे टाइम्स में जब वो उनको या तो कोई दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन, ईयर एक कॉमन वो है, कोई भी इन्फेक्शन हो, बुखार हो, then their challenging behaviors can increase. यस प्लस लड़कियों के अंदर जैसा कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके उसके उससे भी वो
अफेक्ट कर सकता है उनका बिहेवियर। हम्म, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसमें वो या तो वो ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ज़्यादा ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो लोगों को ज़्यादा तकलीफ दें, जैसे बाइटिंग या सेल्फ सेल्फ क्या कहते हैं, दे नॉट सेल्फ हार्मिंग बट देर सेल्फ सेल्फ इंजूरियस इंजूरियस, सेल्फ इंजूरियस, हाँ, कि अपने बाल खींचना या सर को मारना। आपको स्क्रैच करना है। अच्छा, एक्चुअली ये भी करती है इस ड्रामे, अपने आप को मारती भी है सर पर कुछ, हाँ, सर पे हाँ मार हाँ, के एग्जैक्टली, सही है, इट इज आउट ऑफ हाँ। फ्रस्ट्रेशन। हम्म, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज इरिवर्सिबल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो उसको रिवर्स कर सके। हम्म, एंड अर्ली डेवलपमेंट में यूजुअली ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होती है, तो सिर्फ यानी कि ये नहीं है कि उनका सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट अरेस्टेड होता है, लेकिन बट ऑल्सो उनके जो फिजिकल जो आपके माइलस्टोन हैं, वॉकिंग टॉकिंग, ये सब कुछ डिले होता है, हम्म, क्रॉलिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्चुअली समन शुरू में जो स्पेशली जो शुरू के जो समझे कि 5 साल तकरीबन जो होते हैं, एटलीस्ट 5 इयर्स बाद में भी ज्यादातर तो पीडियाट्रिशियंस इनको देखते हैं, इन बच्चों को, ठीक है ना, क्योंकि वो डेवलपमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में ना, तो उनको पता था क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज, क्योंकि अक्सर ऐसे भी होते हैं ना, कुछ बच्चे स्लो होते हैं कुछ लिहाज से ना, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद या कुछ सपोर्ट्स के बाद वो मतलब बेहतर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जैसे it was like a transient developmental delay, ठीक है ना। तो जो चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा हो, ये बहुत अरसे तक रहे, वो मतलब के होती है वो जो बहुत सिग्निफिकेंट होती है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जिसको जो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी के हम कहते हैं कि आगे जाके इनको लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिलेगा। और आपने बताया कि ये होता है कॉग्निटिव असेसमेंट से होता है, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इस चीज में ट्रेंड होते हैं, वो ये असेसमेंट्स करते हैं उनके साथ। लेकिन समन एक चीज हम देखते हैं हम अपनी प्रैक्टिस में कि हमेशा ये हम कर नहीं पाते, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है वो नहीं कर पाती, क्योंकि कोई मसले होते हैं या उनका वर्बल लेवल इतना नहीं होता, या वो मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइटी ज्यादा होती है, जो भी मसला हो। तो फिर और असेसमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मसलन की जैसे वाइनलैंड, जिसे हम कहते हैं वाइनलैंड असेसमेंट होती है, उसमें फिर वो देखते हैं कि ये इनकी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है ना, उनके काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है उनके माँ बाप के साथ, उनके फंक्शनल पेरेंट्स के असेसमेंट साथ। एक्चुअली आई थिंक वो ज़्यादा वालदेन के लिए भी वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो हाँ, आपको बता देता है कि आपका बच्चा किस लेवल पे क्या कहते हैं, उसका क्या लेवल है ना, किस एज, जी, क्रोनोलॉजिकल एज जो हम कहते हैं, और हाँ, काइंड ऑफ डेवलपमेंटल एज। वो आपको एक, जब आपको एक एहसास हो जाए ना कि इवन तो आपका बच्चे से 18 साल का है, बट फंक्शनिंग एट समबडी हूज 4 इयर्स और 5 इयर्स या 10 इयर्स, तो फिर आपको पता होता है कि आप किस लेवल पे उनको ना किस किस तरह उनको मैनेज करें उस लेवल के लिहाज से। हम्म, हम्म। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात की समन, जो थी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है फॉर लाइफ, ठीक है ना, कि इसमें ये नहीं होता कि कुछ अरसे की, जैसे हमने कहा कि कुछ ये इरिवर्सिबल होती है, और ये कि हमेशा के लिए रहेगी। तो लोग जो मैंने देखा है हमारे माशरे में, वो तो इतना समझ नहीं होती इन चीजों के बारे में, ठीक है ना, और जब होता भी है तो फिर इस तरह उसको मतलब बच्चे को जो है समझने के लिए ये तो बुद्धू है, ये तो मतलब चल्ला, लाइक इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ना, कि उनको ज़हन में नहीं होता कि एक्चुअली कोई कंडीशन है, बस वो समझते कि ये बहुत मतलब कि स्लो है, और बहुत कुछ आगे, मतलब गुस्सा करते हैं बल्कि कि ये क्यों नहीं कर रहा ये चीजें, या मतलब कि स्कूल में क्यों नहीं अच्छा पढ़ रहा, क्यों ये तो उनको ये समझ नहीं होती हाँ ये नहीं, चीज। स्पेशली आई थिंक जो माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं समटाइम्स लोगों को समझ नहीं होती उसकी, और बच्चा थोड़ा देर में सीख रहा है या पुअरली परफॉर्म कर रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं ना। काइंड ऑफ व्हेन आई वाज वर्किंग इन एलडी, एक बच्चा था ऐसा, आई थिंक 16-17 साल का था, जिसके वालिदैन ने उसको ट्यूशन लगाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या किया हुआ था कि वो अच्छा करे बेचारा। ही वाज माइल्ड एलडी एंड ही बिकेम सुसाइडल बिकॉज ही जस्ट कुडंट दैट प्रेशर। और हम हमारा जॉब ये था कि हम वालिदैन को समझाएं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा लोअर करें, बिकॉज आपके बच्चे के ऊपर कितना स्ट्रेस आप डाल रहे हैं। उससे पहले मेरे को समझ होता है तस्लीम करना कि ये चीज है, और ये ना कहना कि ले जी एमी नहीं, ये तस्लीम करना कि जी ये मसला है बच्चे के साथ, उसकी प्रॉपर असेसमेंट करवाना। और फिर ये है कि ज़ाहिर
माँ बाप होने के नाते आप परेशान तो होंगे कि हमारा बच्चा मतलब जैसे आपने सोचा था कि एक तरह नॉर्मल होगा, तो उस तरह नहीं है, लेकिन और उसके साथ भी बहुत सारे जज्बात जुड़े होते हैं, बहुत वक्त लगता है, मतलब इट्स लाइक अ लॉस, राइट? इट्स लाइक अ लॉस। and they have to go through a grieving process ग्रीविंग almost कि प्रोसेस, एब्सोल्युटली अपने राइट। एक लेकिन नॉर्मल बच्चे हाँ, हाँ। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से आपको अपने एक्सपेक्टेशंस चेंज करना हाँ, और इट लेकिन टेक दूसरी टाइम। बात ये होती है कि अक्सर मतलब इस मामले में ये एक खतरा होता है कि अगर आप इस मामले में बहुत वक़्त लगा दें, मतलब वक़्त तो लगता ही है, ठीक है ना? एक हद तक तो लगेगा ही वक़्त, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप सिर्फ़ मतलब दुःख में या सिर्फ़ अफ़सोस में ना वक़्त गुज़ार दें ना, कि आप बच्चे के बारे सोचें, ठीक है ना? कि आपको तो गम है, आपका गम वो होगा और आपने उसके लिए उसको आपने वक़्त देना है, और मतलब अल्लाह ताला की रज़ा समझ के उसको आपने कबूल करना है। लेकिन बच्चे का आपने सोचना है कि अगर हमने इनके लिए सपोर्ट्स ना मतलब ढूँढे इस वक़्त, और इनको वो मदद ना दी जो हम दे सकते हैं, कि उनके ऊपर क्या असर होगा, ठीक है ना? क्योंकि बेशक ये इरिवर्सिबल है, लेकिन सपोर्ट के साथ आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मतलब कि नहीं, वो they can work पोटेंशियल towards है हाँ, थोड़ा-सा कि ना। they can you can help them to work towards independence. इसलिए कि even mild to moderate learning disabilities वो लोग मैनेज कर सकते हैं independently if they have the right supports, है ना? सही है। हाँ, तो ये मैं आई सपोज़ दरख़्वास्त होगी हमारे नाज़रीन को जो इस सिचुएशन में शायद हों, या जिनको पता हो कि और उनके जानने वालों में कोई इस तरह है कि अगर आपको लगे कि कोई बच्चा सही नहीं है, कि वो मतलब कि अपनी उम्र के साथ के लिहाज से नहीं मतलब कि फ़ंक्शन कर रहा, तो आपको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हो सकता है इनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ठीक है? या कोई और मसला भी हो सकता है, जैसे हमने कहा ऑटिज़्म फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ज़रूरी ये है कि आप उसके फ़ौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर से बात करें, स्कूल से बात करें, ठीक है ना? स्कूल में भी बच्चा जो है टीचर्स को भी अंदाज़ा होगा कि क्या मसला है, ठीक है? उनकी असेसमेंट करवाएँ और उसको फिर तस्लीम करना कि ये चीज़ है, ये नहीं फिर कहना ले जी ये तो आई मीन और अपना जाके फिर मतलब कि अपने अगेन वही कि पीर-फ़कीर की तरफ जाना और सब कुछ करवाना, ठीक है ना? कि ये इसको बात को तस्लीम करना या और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिन का असर हो गया है वो हाँ, एक्सॉर्सिज्म कहते हैं कि हमें इसका असर हाँ। खत्म करवाएं और तावीज़ लेना। और दूसरी बात, और लोग कहते हैं कि जी दुआ करो, दुआ करें कि बस ये ठीक ठीक हो जाए ना। तो इसमें ये चीज़ है कि ये ठीक इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन आप दुआ ये करें कि इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में ये जितनी तरक्की जितनी तरक्की की मतलब वुसअत जितनी वो है कर सकते ना, हैं वो अपने अपने वो हाँ, फुल पोटेंशियल पे हाँ, एक बिल्कुल। रीच और अल्लाह मियाँ उनके लिए करें। आसानियाँ करे और इनको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं करें। अच्छा, और दूसरी उनकी बात क्या इसमें कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें ना। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब ये इसका ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी बहुत खुदा ना ख़ास्ता बुरी होगी, मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये इनको भी पूरा हक है कि अच्छी तरह ज़िंदगी गुज़ारें और उनको ज़िंदगी से खुशियाँ मिलें, ठीक है ना? तो ये एक बात मैं करना चाह रही थी, और ये भी कि अच्छा, और ये भी कि ये जब क्योंकि ये चीज़ हमेशा इनके साथ रहेगी, तो इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब मतलब कि अक्सर हमारे माशरे में होता है कि बच्चे जो होते हैं, माँ-बाप के साथ ही रहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाद में जब बड़े हो जाते हैं, फिर माँ-बाप को ये फ़िक्र होती है कि जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इनके साथ ना? तो ये चीज़ भी जो है हमें चाहिए कि थोड़ा जल्दी इन चीज़ों के बारे सोच लिया जाए ना, कि एक क्या प्लानिंग कर ली जाए कि क्या मतलब कि आगे जाके मुस्तकबिल में क्या होगा, कौन इनका ख़्याल रखेगा, इनको क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना। तो इधर तो जैसे हमारे स्कॉटलैंड में तो और मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये एक सेटअप होगा कि लीगल सिस्टम में ना, कि जो इस तरह लर्निंग डिसेबिलिटी जिनके पास होती है, तो उनको लीगली लीगली तौर पर उनके जो होते हैं माँ-बाप या कोई और उनकी ज़िंदगी में जो बहुत अहम अहम मतलब की जगह रखते हैं, उनको वो दी जाते हैं, वो लीगल पावर्स जो हैं, गार्डियनशिप जिसे हम कहते हैं ना, अंडर एडल्ट्स विद कैपेसिटी एक्ट जो है, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स होंगे, तो उसका भी पता किया जाए और प्लानिंग की जाए ना इसके बारे में, ठीक है ना? कि ये ना सोचे कि बस कल दी कल देखी जावांगे, और व्हाटएवर, मतलब कि इसके बारे में हाँ, सोचना चाहिए। थोड़ा-सा हमें प्लानिंग करना चाहिए। हाँ, और ये भी हम साथ ही हमारे कल्चर में ये भी है ना कि स्टिग्मा बहुत है
बहुत है ना। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हम लोग ढूंढते हैं जब उनके साथ ये कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो। तो जस्ट काइंड ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट कल्चर्स। जब मैं एलडी में काम कर रही थी, एक नाइजीरियन फैमिली थी, एंड दे थॉट कि उनको पनिश, खुदा ने उनको पनिश किया है, उनको ऐसा बच्चा देख। एक जूइश फैमिली थी, दे सेड उनका ये नजरिया था कि अल्लाह मियां का दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। So it's really important to kind of think about कि आपका क्या culture है, but also to keep in mind कि this is not a punishment from Allah. लेकिन क्या कहते हैं कि आपको अल्लाह मियां ने जब एक चीज़ दी है, then अल्लाह मियां ने आपको उसका strength भी दी है कि how to manage it बिल्कुल, as well. बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अच्छा अच्छा, और अक्सर लोग बात करते हैं जैसे इधर के जो माँ-बाप होते हैं, तो वो बताते हैं कि इस तरह जो बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आते हैं, कि उनके लिए मतलब कि उनकी ज़िंदगी अगर खुदा ना ख़ास्ता वो नहीं होंगे तो उस तरह की ज़िंदगी होएगी नहीं, क्योंकि वो इतने उनको अच्छा लगता है कि उनकी मतलब जो हरकतें या उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अक्सर होती है, तो ना उन चीज़ को अप्रिशिएट मतलब करते हैं ना, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन समय आप जब बात करी थी मेरे ज़हन में एक और चीज़ आई, वो ये कि लोग अच्छा जब सवाल करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ? एक और बात ये होती है कि ये इसकी कोई वजह है सामने जो मतलब कि मेडिकल लिहाज से जो सामने आए, कि ये क्यों है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा तो पता नहीं चलता कि क्या है। एक्चुअली बहुत बहुत दफ़ा नहीं पता चलता कि वजह क्या है, ठीक है ना? लेकिन ये है कि सर्टेनली जो जीन्स का इसमें रोल होगा, और स्पेशली जो मॉडरेट से ज़्यादा जो लेवल की होंगी उसमें मतलब जेनेटिक फैक्टर्स मेरा ख़्याल होंगे। और मैं ये बात करना चाह रही थी कि हमारे माशरे में अगेन ये चीज़ है ना कि काफ़ी इन मतलब कि कज़िन्स की आपस में शादियाँ होती हैं, ठीक है ना? और उसमें ये होता है कि फिर जेनेटिक, क्योंकि आपकी जीन्स कुछ हद तक मतलब मिल रहे होते हैं ना, तो वो अब जब इकट्ठे होते हैं तो उसका असर फिर हो सकता है ना। ये नहीं कि हमेशा होगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि नहीं ऐसे होता, और ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है। लेकिन एक चीज़ जो मतलब सोचनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ हो सकती है, स्पेशली अगर आपके खानदान में इस तरह हो कि आपको पता हो कि कोई इस तरह रिश्तेदार हैं जिनके कोई मसले हैं, बाज़ औक़ात नहीं पता होता ना, अक्सर नहीं पता होता, लेकिन अगर पता हो तो फिर ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि ये क्या जेनेटिक लोडिंग आप करेंगे तो उसका मतलब कि मसले हो सकते हैं ना। तो ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये थी कि अच्छा, इसमें कई दफ़ा ये होता है कि कई दफ़ा ब्रेन इंजरी की वज़ह से भी इस तरह हो जाता है। हम देखते हैं कई दफ़ा होता है कि मतलब जब औरत जो होती है, जब वो मतलब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई अ, मतलब अगर कोई चोट लग जाए बच्चे को, किसी तरह से कोई ब्रेन मतलब के इंजरी हो जाए, या जब पैदाइश के वक़्त या उसके बाद, या फिर ये होता है कि कई दफ़ा लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन एकदम उनका एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न ख़ास्ता ना, तो फिर उसकी वजह से भी फिर उनके जो है ब्रेन फंक्शनिंग अफेक्टेड हो जाती है, फिर उनकी भी जो प्रेज़ेंटेशन होती है बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी हो जाती है, ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि जो फ कॉ कॉज़िटिव फैक्टर्स में कुछ जो कॉजेज़ होती हैं। होते हैं। ज़्यादातर जैसा कि तुम कह रही हो कि हमें पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को। हुँ, हुँ, ओके। और अच्छा ठीक है, और हम कुछ कहना चाह रहे थे? काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं शायद। हाँ, नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है कि जब भी हम ऐसे वालिदैन से मिलते हैं, हम कहते हैं यू हैव टू बी सुपर पेरेंट, सुपर। हुँ, हुँ, इसलिए कि आपको अल्लाह मियां ने इस तरह की जब आपको टास्क दिया है, देन यू हैव टू वर्क हार्डर देन अदर पेरेंट्स, एंड अल्लाह मियां उसको आपको रिवॉर्ड भी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, वो ये कि एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जब इस तरह का कोई बच्चा होता है या कोई इंसान होता है हमारे मतलब के खानदानों में, तो वो ये होता है कि पूरा जैसे इस ड्रामे में भी मुझे लगा शुरू में दिखाया कि पूरा जो घर होता है वो उनके इर्द-गिर्द होता है, कि हर चीज़ मतलब उनकी इतनी अहम जगह होती है घर में ना, एक मुकाम होता है। तो दूसरे जो हैं लोग अपनी ज़िंदगी को मतलब एक तरह से ज़ब्त कर देते हैं ना, कि वो अपनी ज़ात को
खत्म कर देते हैं एक तरह से ना, कि सिर्फ उनकी पूरी ज़िंदगी जो होती है वो इस बच्चे के या इस इंसान के रिश्तेदार के इर्द-गिर्द वो मतलब चलती है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो इस सिचुएशन में हो, जिनकी केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, कि वो अपना ख़्याल रखें, ठीक है ना? हाँ, अपने आप को वक़्त दें, अपनी मतलब कि सपोर्ट नेटवर्क उनके पास होना चाहिए। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में या अपने प्रोफ़ेशनल्स में, जहाँ जाके वो अपनी मतलब जो अपनी मुश्किलात हैं या अपने जो स्ट्रेस है उनको उनके बारे में वो गुफ्तगू कर सकें और सपोर्ट ले सकें ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना अगर आप खुद भी मतलब मज़बूत नहीं होंगे या खुद आप खुश नहीं होंगे तो आप अपने बच्चे की दूसरों या को भी अपने खुशी नहीं रिश्तेदार दे की वो सकते केयर हैं। नहीं दे सकते ना। तो ये बहुत ज़रूरी मेरा ख़्याल एक चीज़ है कि अपनी भी मतलब अपनी केयर करनी चाहिए। अपने आप को हाँ, ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि अगर आप खुश हैं तो फिर आपके अराउंड लोग जो भी हैं वो भी खुश रहेंगे। और अपने फ्रस्ट्रेशंस और अपने जो आपके जो टाइम्स ऑफ वीकनेसेस हैं वो आप उस शख्स के सामने मत शेयर करें इसलिए कि वो जिस तरह के बच्चे होते हैं ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी एडल्ट्स भी दे वेरी सेंसिटिव वो आपको वो महसूस करते हैं हर चीज़ हुँ, ऑल्दो वो कम्युनिकेट ना कर पाएँ लेकिन वो महसूस हर चीज़ करते हैं, उनके बिल्कुल। ऊपर इफ़ेक्ट होता है उसका। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो मैं सोच रही थी हम थोड़ा-सा बता दें कि किस तरह के सपोर्ट्स अवेलेबल हैं समन कि इसमें सबसे पहले तो हमने कहा कि आपने इसको रिकॉग्नाइज़ करना है, आपने इसका मतलब कि आपने ये देखना है कि अगर ये चीज़ आपने देखी है अपने बच्चे में या रिश्तेदार में, तो आपने इसके सबसे पहले इसका आपने असेसमेंट करवानी है, ठीक है ना? डायग्नोसिस और उसके बाद सपोर्ट्स में जो चीज़ें आ जाती हैं, वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके बच्चा बच्चा है और स्कूल जाता है, तो स्कूल काफ़ी कुछ कर सकता है इन बच्चों के लिए ना। हुँ, मतलब कि उनकी जो हर बच्चा मुख्तलिफ होगा लेकिन उनकी जो ख़ुसूसी ज़रूरियात होंगी उनके लिए वो मतलब वो फ़राहम कर सकते हैं ना वो चीज़ें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन बच्चों में से ये होता है कि वो अक्सर उनको लिए मुश्किल होता है देखना जैसे लिखी हुई चीज़, ठीक है ना? अगर वही चीज़ आप उनको पिक्चर में दिखाएँगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से वो समझ जाएँगे, ठीक है ना? और बातचीत करने में भी जैसे उनको मुश्किल होगी तो अगर वो उनके पास कार्ड्स होंगे जिनसे और उनके ऊपर तस्वीरें बनी होंगी, वो उससे बता सकते हैं कि जी मुझे क्या चाहिए और आप मेरे लिए ये काम कर दें। इस तरह ना ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, जिसमें ये होता है कि वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व्ड होती हैं अक्सर। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं जो मतलब कि जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी के जो काम होते हैं, उनकी मदद करते हैं वो करने में। फिज़ियोथेरेपी भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी में जो है, वो ये चीज़ें भी शामिल होती हैं ना कि उनके सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम में मुश्किल होती है, तो मतलब मसले हो सकते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेशन में और मतलब कि इन सब चीज़ों में वो उनको बता सकते हैं कि वो कैसे वो प्रोग्राम दे सकते हैं उन्हें, ताकि उनको प्रैक्टिस करें और बेहतर हो जाएँ। ठीक है ना? और जैसा तुम कह रही थी सोशल स्टोरीज़ भी कर सकते हैं जो चीज़ें हाँ, मुश्किल होती हैं ऐसे बच्चों के लिए, लोगों के लिए कि अगर हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है तो आप ऑलरेडी उनको एक सोशल स्टोरी बताएँ कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वहाँ पे जाएँगे ताकि उनको बिल्कुल, वो डर ना हो ना, वो एंग्ज़ायटी सही है, उनकी कम हो। सही है। या बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं एलडी के अंदर हाँ, कि जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल दे गोइंग थ्रू प्यूबर्टी बहुत सारी उनकी बॉडी चेंजेज़ होते हैं, उनको नहीं समझ में आता क्या हो रहा है उनके साथ। या तो अगर वो सोशल स्टोरी आप बना के उनको समझाएँ, पिक्चर्स के ज़रिए ना कि ये हो रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो हाँ, रीअश्योर्ड फील करेंगे। हुँ। और इसमें साइकोलॉजी का भी काफ़ी रोल होता है ना कि स्पेशली चैलेंजिंग बिहेवियर जो जिसका आपने ज़िक्र किया, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल के साथ बैठ के ये देखें कि ये जो चीज़ें ये जो मुश्किल वक़्त होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, कि उनसे पहले क्या हो रहा है, कि किस वजह से वो होते हैं, क्योंकि यूजुअली पैटर्न होता है ना कि किस वजह से, जैसे आपने कहा कि वो मतलब कि स्ट्रेस में होते हैं या वो अपसेट होते हैं या कोई चीज़ बदल जाती है क्योंकि उनको रूटीन बहुत पसंद होती है, कोई चीज़ बदल जाती है तो इस वजह से उस तरह रिएक्ट करते हैं। तो इनमें जो ट्रिगर्स होते हैं वो हम आइडेंटिफ़ाई करने बहुत मुश्किल बहुत ज़रूरी होते हैं और फिर ये देखना कि आप उस चीज़ को किस तरह नेक्स्ट टाइम किस तरह उसको मतलब कि आप हैंडल करें। ठीक है ना? ताकि वो नौबत ही ना आए। तो और ये कि
बिहेवियर को अगर आप अच्छे तरीके से मतलब अगर आप बच्चे को समझाएँगे भी, लेकिन मतलब कि उनको पता होगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये चीज़ होगी या ये चीज़ मिलेगी, तो इस तरह की जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना वो भी इसमें आ जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये बिहेवियर थेरेपी ये भी बहुत ज़रूरी है इसमें, और ये भी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा समन, हमारा जो रोल है साइकियाट्रिस्ट का, तो इसमें हमारे रोल के बारे में कुछ हम कहें इधर, आप क्या समझती हैं? क्या साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल होता है? हमारा रोल जब ज़्यादा होता है, जब ऑब्वियसली सादी ने पहले कहा था कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लोग होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है मेंटल इलनेस। तो हमारा रोल जब आता है जब दे हैव अनदर कोमॉर्बिड मेंटल इलनेस अलोंग विद देयर लर्निंग डिसेबिलिटी, तो फिर हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। उसकी सादी ने कहा साइकोलॉजिकल वर्क भी कर सकते हैं, मोर फोकस्ड ऑन काइंड ऑफ बिहेवियर थेरेपी, और फिर मेडिकेशंस भी कभी कभार ज़रूरी हो जाती हैं तो हम देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है जिससे बिल्कुल ही चीज़ें मतलब अम, हम बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर दें जो मसले हैं, क्योंकि अक्सर एक्चुअली ज़िंदगी में जो भी बीमारी हो, अब बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि हमारे फील्ड में एनीवे मुकम्मल तौर पर आप उस मर्ज़ को बिल्कुल ही खत्म कर दें। ये कि कुछ ना कुछ तरह लेवल पर, जैसे एंग्ज़ायटी हो या डिप्रेशन हो, कुछ ना कुछ लेवल पर हम सबको ये चीज़ें हम उनसे मतलब कि हम अफेक्टेड होते हैं। तो ये है कि लेकिन बहुत बेहतर कर सकते हैं वो उसकी उसमें उसकी मदद हम कर सकते हैं ज़रूर। और ये कि इन बच्चों में या इन एडल्ट्स में जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ ये होता है कि आपके ना आप रिस्क और भी चीज़ों का आपका रिस्क होता है, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स के ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के हम ये चीज़ मतलब ये कदम उठाते हैं। तो अक्सर जैसे माँ-बाप आते हैं ना, तो हमें कहते हैं नहीं हमें बस फ़ौरन कुछ चाहिए। अब वो तो मेडिसिन्स इतनी अक्सर जल्दी काम नहीं करती हैं, लेकिन ये है कि हमें चीज़ें बहुत ज़रूरी हमें सोचनी पड़ती हैं कि ये इनके रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं, और एक्चुअली कि इनके लिए जो बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल ही है। तो ये भी एक दफ़ा हो जाता है, थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है ना फैमिलीज़ के साथ कि वो कहते हैं नहीं हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, तो हमारा होता है कि नहीं, इसमें आपको साइकोलॉजी चाहिए। मेडिसिन हो सकता है कि मुनासिब मतलब हो, लेकिन उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हमें बहुत सोच समझ के ये चीज़ मतलब ये है, इसलिए ये कदम हमें हाँ, उठाना पड़ता है। ऑब्वियसली मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन इट इज़ इन स्मॉल केसेस एंड इन वेरी सीवियर केसेस, है ना? सही है, अ, सही है। दे आर नॉट द बी ऑल एंड द एंड ऑल हर चीज़ यस, नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ताकि मैं तुम्हारी बात को करूँगी एक्सप्लेन फर्दर, बिकॉज़ यू बेसिकली व्हाट तुमने जो बात की है वो इज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट एबीसी, है ना? एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी, हम ना चार्ट्स बनाते हैं, तो इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू अ साइकोलॉजिस्ट, दिस इज समथिंग दैट एनी पेरेंट कैन डू। कि आप वो एक चार्ट होता है जिसमें आप ये देखते हैं ए कि क्या हुआ बिफोर द बिहेवियर, कि चैलेंजिंग बिहेवियर से पहले क्या सिचुएशन थी, और बी बिहेवियर क्या था, फिर बिहेवियर को आप डिस्क्राइब करेंगे क्या उन्होंने किया, बाइटिंग की, शाउटिंग की, क्या किया, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस। तो बिहेवियर के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला या नेगेटिव इन्फोर्समेंट मिला। तो फिर इस सही, चार्ट को जब आप करेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह उस बिहेवियर को रोक सकेंगे बाय चेंजिंग आइदर द एंटीसीडेंट जो सिचुएशन है, या उस कॉन्सिक्वेंस को चेंज करके टू रिड्यूस दैट बिहेवियर। सही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। सो दैट्स रियली हेल्पफुल, इंशाल्लाह नाज़रीन को ये इससे मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो समन एक और बात भी, सॉरी मैं ड्रामे के लिहाज़ से मैं कहना चाह रही थी, वो ये कि अच्छा इन बच्चों में क्योंकि और चीज़ें भी होती हैं जो शायद इतने वाज़े तौर पर नहीं मोहिनी के किरदार में दिखाई इन्होंने, लेकिन ये होता है कि ये अक्सर बच्चे जो होते हैं बहुत इनको हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना? कि मतलब कि जो उनके जो होते हैं हवास-ए ख़म्सा जो होते हैं 5 सेंसेस राइट? उसकी जो होती है बहुत सेंसिटिव होती हैं कई चीज़ों में। कई चीज़ों में बहुत कम बिल्कुल हाइपो सेंसिटिव होते हैं, कहेंगे बिल्कुल ही उनको महसूस नहीं होता। कई चीज़ों में वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ी-सी भी थोड़ा-सा भी ज़्यादा शोर हो तो वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है? या बहुत कोई रंग होते हैं बिल्कुल ही उनको पसंद नहीं होते, उसकी वज़ह से एजिटेटेड हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि फ़र्ज़ करें जैसे हमारे माशरे में अक्सर होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होती है। कि अगर लोग ज़्यादा हों घर में, और वो क्या कहते हैं कि शोर ज़्यादा हो या लोग ज़्यादा हों एक एक मतलब एक जगह पर, या खाने-पीने में मतलब कुछ सब लोग एक चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो जो एक बच्चा है या
एक शख्स है वो उसको मुश्किल हो रही क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है ना। तो ये चीज़ें भी एक मुश्किलात का बायस बन जाती है ना। तो इसमें भी ये होता है, फिर हमें सोचना चाहिए कि यार हमारा जो ये सेटअप है ये बच्चे के लिए सही भी है या नहीं। हमें कुछ सोचना चाहिए कि हमें शायद हमें अलहदा होना चाहिए या कम लोग होने चाहिए या इस तरह कुछ ना। ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं जो ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी होते हैं, लेकिन ये भी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी मतलब कि इनको तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो रूटीन को भी तो अफ़ेक्ट करते हैं ना, लोग मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ। अफ़ेक्ट हो और एक और बात वो ये थी कि अच्छा सोशल सर्विसेज़ भी काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं इन इन मतलब के फैमिलीज़ को, ठीक है ना? तो अगेन जहाँ पर आप हैं उधर डिपेंड करेगा कि क्या सहूलतें हैं आपके लिए, लेकिन ये है कि ये सोशल सर्विसेज़ जो हैं आपके लिए मतलब कि आपको घर में आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट दे सकती हैं। अ, कई दफ़ा बच्चों को जो है वो बाहर लेकर जा सकती हैं, उनके लिए जो कम्युनिटी में उन क्लब्स ऐसे होंगे जो उनके लिए सूटेबल होंगे, उन उधर लेकर जा सकते हैं या फिर आपको मतलब कि माली तौर पर मदद कर सकते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स में। तो ये पूरा पैकेज होता है एक ना, तो इसको ये होता है कि जितना आप सपोर्ट मिल सके आपको लेनी चाहिए इस मामले में, आपको ज़िंदगी हाँ, आसान करने के लिए ना। आप सोशल वर्क से पता कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू कि आप किस चीज़ के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। जी, ठीक है। ओके समन, तो मेरे ख्याल काफ़ी आज बातचीत होगी हमारी गपशप। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ऑब्वियसली। इम्पोर्टेंट और मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हालाँकि साइड कैरेक्टर था लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसका मतलब उन्होंने मुज़ाहरा किया और एक्चुअली ये जो चीज़ है ये बहुत सारे ड्रामों में आ चुकी है। एक्चुअली पुराने ड्रामों मैं याद कर रही थी, तो ये क्योंकि अभी कुछ नया ड्रामा था इसलिए हमने ये इसको चुना, लेकिन ये है कि मुझे नहीं याद कि उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी का कभी अ, मतलब ये लेबल इस्तेमाल किया हो। अच्छा एक और बात समझ कि पहले ये इसको हम लोग ज़्यादातर कहते थे हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप कहा करते थे ना या मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि ये अगेन बहुत स्टिग्मेटाइजिंग है ये लफ्ज़, तो इसलिए आजकल तो हम ज़्यादा यही कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है ना? तो लेकिन ये कि ये वही बात वही आ जाती है ना कि इसको फिर लेबल नहीं किया जाता, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको हुँ, प्रेज़ेंट किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको अगर हम लफ़्ज़ दे कुछ इस्तेमाल करें ड्रामों में तो उससे मज़ीद मतलब लोगों की सोच में और समझने में आसानी होगी, हुँ, है ना? हुँ, हाँ, हाँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ एक मैं पॉज़िटिव चीज़ पर मैं छोड़ना चाह रही हूँ ख़त्म करना चाह रही हूँ हमारा आज का प्रोग्राम, वो ये कि इसी हफ़्ते मैंने एक मरीज़ा को देखा ना, तो उसके पास भी समझे कि माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी थी ना, लेकिन उसने अच्छा वो पहले शुरू-शुरू में बातचीत करने में उसको ना दिक्कत हो रही थी ना, तो उसने मुझे कहा कि मैं ना जो मेरे मसले थे मैं ड्रॉ करती हूँ, मैं है ना पिक्चर्स बनाती हूँ। उसने ना बिल्कुल फ़ोल्डर लेकर आई हुई थी पिक्चर्स का दिखाने के लिए और इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसने पिक्चर्स बनाई हुई थी, मतलब अमेज़िंग रियली राइट? इतनी मैंने हुँ, देखी हैरान हो गई मैं, तो उसकी अम्मी भी मुझे दिखाई दी कहती ये देखो मेरे फ़ोन में और है और बिल्कुल मतलब दे वर सो लाइक intricate or and these are other pictures right not to do with how she's feeling but other pictures that she drawn कि इतनी उसमें मतलब खूबसूरती इतनी डिटेल और मतलब they really have strengths right ये हमें ढूंढना पड़ता है कि हर इंसान के अंदर क्या उनकी स्ट्रेंथ है और उसको पकड़ के हम उन ज्यादा उसको अगर हम सपोर्ट करें उस चीज में तो वो उनको आगे लेकर जा सकती है वही चीज ना। तो एक और मेरी साहब बल्कि वो तो इतनी एडवांस्ड है इस चीज़ में कि उन्होंने तो ऑनलाइन अपना शुरू किया हुआ है, लोग उनकी पेंटिंग्स खरीदते हैं और सब कुछ और मतलब कि मुझे बहुत खुशी होती है देखकर ना कि उनकी दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स क्योंकि मुश्किलें तो हैं, ठीक है ना, मुश्किलात हैं, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है और उनको मतलब कि बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है ना? और इससे आप खुद भी मतलब कि खुश रहेंगे और आपकी बाकी आपके इर्द-गिर्द भी सब मतलब उनकी ज़िंदगी भी आसान होगी। हाँ, नहीं बिल्कुल सेल्फ एस्टीम बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं दे रियली टेक इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें और उनकी जो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस ना किया जाए। हुँ, बिल्कुल।
तो मेरा ख्याल है कि हमने अपना सारी बातचीत आज के लिए कर ली, अपनी गपशप, और उम्मीद है नाज़रीन कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और बहुत शुक्रिया आपने हमें बहुत खुशी होती है सुन के कि आप हमारा प्रोग्राम एन्जॉय कर रहे हैं, और आपने हमें फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छे गपशप करते रहें और आपको मालूमात देते रहें। तो इसी के साथ फिर आज के लिए और प्लीज़ हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, और एक्चुअली कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आप समझते हैं मुझे और सादिया को उसके बारे में गपशप करनी हो, तो आप प्लीज़ हाईलाइट करें और हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम बात करें उस पे। इंशाल्लाह ज़रूर। ओके जी, आज के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सोचना छोड़ा